हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस यानी कि बुक 2 को डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड बुक में जो चैप्टर नंबर 6 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इस चैप्टर को यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे। और ये जो चैप्टर है, अगर हम इसे देखें तो ये इमरजेंसी के ऊपर बेस्ड है। तो जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी उसके बारे में इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो रखे हो तो आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हो तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप आपको सर्च करना है, उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही नोट्स हम डालेंगे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। उसके लिए आपको एकलव्य स्टडी पॉइंट ये आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे जाकर, और आप वहां पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, eklavyastudypoint.com, गूगल पे जाके सर्च करना है। और किसी चैप्टर के अगर वहाँ पे नोट्स नहीं डले हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, बहुत जल्दी हम उसको अपडेट कराने वाले हैं। सारे नोट्स जो बच रहे हैं वो भी डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें हमको क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर का जो मेन जो टॉपिक है वो यही है कि देश में जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी और इंदिरा गांधी के द्वारा ये इमरजेंसी लगाई गई थी, तो देश में उसके क्या प्रभाव पड़े थे, ठीक है, क्या परिणाम हुए, और कैसे ये इमरजेंसी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के लिए अगले चुनाव में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई। ठीक है, क्या इसका परिणाम हुआ जो कि आपको इलेक्शन के रिजल्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखिए, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो 1967 का चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस को 9 राज्यों में हार मिली थी, हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और उन 9 राज्यों में कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने गठबंधन करके सरकारें बनाई थी, जिसको हम संयुक्त विधायक दल की सरकार कहते थे। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, और इस चुनाव को राजनीतिक भूकंप भी कहा गया था क्योंकि कांग्रेस के लिए ये चुनाव बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि 1969 में कांग्रेस में टूट हो गई थी, कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी। एक तो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी, दूसरी सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी। फिर चुनाव होता है 1971 का। अब इसमें क्या होता है, सबको तो ऐसा लग रहा था कि भाई सिंडिकेट ज्यादा ताकतवर है, सिंडिकेट जीत जाएगी। लेकिन जब चुनाव का परिणाम हुआ ना, मतलब रिजल्ट सामने आया, तो सब हैरान थे। किसी ने ये सोचा नहीं था कि इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस है वो इतनी ज्यादा सीटें लेकर आएंगी। तो कहीं ना कहीं 1971 का जो चुनाव था वो 1967 के मुकाबले कांग्रेस के लिए, खासकर इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस के लिए बहुत ही बेहतर साबित हुआ, क्योंकि कांग्रेस भारी बहुमत से जीती थी। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस समय क्या खास बात है जो हमें देखने को मिलती है? इस समय सबसे जो स्पेशल जो हुआ है, मतलब जिसे आप कुछ विशेष मान सकते हैं, वो ये कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में अपनी अलग जगह बना ली थी और एक वो कद्दावर नेता बन के उभरी। ठीक है, एक दमदार नेता बन चुकी थी। इस दौर में जो दलगत राजनीति थी वो बहुत ही तीखी और ध्रुवीकृत हो चुकी थी। अब ये दलगत राजनीति का तीखा होने का क्या मतलब है? यहाँ पे कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था, बेशक से अलग अलग पार्टी है, ठीक है, विपक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं उन नेताओं के प्रति उनके मन में सम्मान रहता था। लेकिन वो चीजें यहाँ पे खत्म हो गई थी। राजनीति जो थी वो बहुत ही ध्रुवीकृत हो चुकी थी और तीखी हो चुकी थी। कहीं ना कहीं मतलब जो विपक्षी थे वो दुश्मन हो चुके थे, आप ऐसा मान सकते हैं यहाँ पे। तो ये हुआ। फिर एक और चीज हुई जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको समझना है। इस समय में क्या होता है कि सरकार की कहीं ना कहीं बनती नहीं है। किससे नहीं बनती है सरकार की? वो है न्यायपालिका से। यानी सरकार और न्यायपालिका के बीच में कहीं ना कहीं रिश्ते जो थे वो खराब हो जाते हैं, रिश्तों में तनाव आ जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना था। कहने का मतलब है कि सरकार ने कोई पॉलिसी लेकर आई, सरकार ने कुछ करने का प्रयास करा, लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने उसको गलत बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको संविधान के खिलाफ बता दिया। इस चीज को लेकर सरकार और जो हमारी कोर्ट है, ठीक है, हमारी जो न्यायालय है, उसके बीच में कहीं ना कहीं विवाद हुआ, जो कि हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम समझेंगे उसको, आगे देखते हैं। कांग्रेस का मानना था कि सरकार जो काम कर रही है ना वो सही काम कर रही है। ठीक है, सरकार जो है वो जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, लेकिन जो हमारी अदालत है यानी जो हमारी न्यायपालिका है उसका रवैया जो है वो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। सरकार को सरकार का काम करने देना चाहिए, अदालत को बीच में नहीं आना चाहिए, ऐसा सरकार कह रही थी। सरकार का कहना था कि न्यायपालिका जो है गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली जो नीति है यानी सरकार की जो पॉलिसी है उसकी राहों में रोड़े अटका रही है। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको रोड़े ही पढ़ना है, कहीं कुछ और पढ़ो, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, हुआ क्या, हमको ये समझना था। देखिए हुआ क्या था कि सरकार ने ना कहीं जो जमींदार लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, कहीं ना कहीं उनकी उस जमींदारी पे या फिर उनकी ज़मीनों पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था। और वो ज़मीन मतलब सरकार ऐसी पॉलिसी लाने वाली थी कि जमींदारों की उस ज़मीन को लेकर कहीं ना कहीं किसानों तक पहुंचाना था, किसानों में बांटना था। तो इसको लेकर विवाद चल रहा था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी इसमें कूद पड़ी थी, क्योंकि न्यायपालिका को ये लगता था, न्यायपालिका का ये कहना था कि उस समय मौलिक अधिकार होता था संपत्ति का अधिकार, वो तो बाद में हटाया गया था ना। तो न्यायपालिका को ऐसा लगता था कि संपत्ति के अधिकार से छेड़छाड़ सरकार क्यों कर रही है, सरकार को करना ही नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा था। इसी चीज को लेकर इनके बीच में विवाद हो गया था, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब समझिए इंदिरा गांधी वर्सेस न्यायपालिका हो चुका था, विवाद हो चुका था, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आर्थिक संदर्भ की, इसको समझिए, बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए 1971 के चुनाव में, 1971 का जो चुनाव था, उसमें कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब कौन सी कांग्रेस ने, कांग्रेस दो हो चुकी थी, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ने, जिसको कांग्रेस आर कहा जाता था, ठीक है। यानी कांग्रेस आर ने क्या करा था, कांग्रेस आर ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, यानी इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। फिर 1971-72 के बाद आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं आया, कांग्रेस जीत गई, ठीक है, लेकिन सुधार नहीं आया। इसी समय बांग्लादेश संकट भी देखने को मिला, यानी पाकिस्तान से युद्ध हो गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, उस पर बहुत भारी नुकसान हुआ, ठीक है। क्योंकि लगभग लगभग आप ये मान लीजिए 80 लाख जो शरणार्थी थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से भारत की तरफ आ गए थे। अब वैसे ही हमारी जो इकोनॉमी है उस पर बुरा असर हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे गरीबी है, हमारी आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऊपर से 80 लाख शरणार्थी यानी रिफ्यूजी आ गए हैं। अब भाई उनका भरण पोषण भी करना है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा, तो वो हो रहा था। पाकिस्तान से हमने युद्ध भी लड़ लिया था इसी समय में, हालांकि हम तो युद्ध को जीत गए थे, लेकिन नुकसान तो फिर भी हमको उठाना ही पड़ा था। युद्ध के बाद जो अमेरिका है, अमेरिका ने भारत की मदद बंद कर दी थी, तो इसकी वजह से भी हमको नुकसान उठाना पड़ा। इसी समय महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, तेल की जो कीमत थी वो बढ़ गई थी। तेल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है, आप सभी जानते हैं। 1973 की बात करें तो 23% महंगाई बढ़ चुकी थी। और अगर एक साल बाद यानी 1974 1974 की बात करें तो ये महंगाई 23% से बढ़कर 30% पहुंच गई। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ गई, सरकारी कर्मचारी जो थे उनकी सैलरी रोक ली गई, क्योंकि सरकार के पास इतना फंड, इतना पैसा नहीं बचा था कि सरकार क्या कर सके, उनको सैलरी टाइम पे दे सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो गया, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी थे उनके मन में एक द्वेष आ गया सरकार के प्रति। मॉनसून असफल रहा, जिसके कारण कृषि पैदावार भी उतनी अच्छी नहीं हो पाई, कृषि पैदावार में गिरावट हो गई। तो ये सारी की सारी समस्या जो है आपको 1971 के बाद देखने को मिलेगी, ठीक है, 1971 के बाद ये सारी समस्या देखने को मिलेगी। कहने का मतलब था कि 1971 का जो चुनाव था उसमें इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, ठीक है, जनता ने उनको भर भर के वोट दिए, वो जीत गई, सरकार बना ली, लेकिन क्या गरीबी हटी, नहीं हटी। गरीबी भी बढ़ी, बेरोजगारी भी बढ़ी, महंगाई भी बढ़ गई, तेल की कीमतें भी बढ़ गई, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी रुक गई, कुछ भी नहीं हो पा रहा था अच्छा। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास जो था वो डगमगा रहा था, लोग सरकार से नाराज हो रहे थे, ठीक है। इस अवधि में कुछ ऐसे समूह उभरे जो संसदीय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे, उनकी सक्रियता बढ़ी। यानी कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे समूह भी थे जो संसदीय व्यवस्था में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे, वो ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे इस समय में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हटाने के लिए इन्होंने हथियार उठा लिए थे, और ये कहीं ना कहीं नक्सलवाद की तरफ इशारा है, ठीक है। यानी ये नक्सलवादी थे, ये समूह जो थे ये मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी और नक्सलवादी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये समूह जो थे ये बहुत एक्टिव हो चुके थे, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा ये एक्टिव थे, और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से फिर उड़ीसा की तरफ और अन्य राज्यों में भी ये फैल रहे थे, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं मतलब देश में नुकसान पहुंचा रहे थे। ये क्या करते थे, किसानों को, मजदूरों को भड़काते थे सरकार के खिलाफ। तो ये सब चल रहा था, ये हमने समझा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको इतने में समझ में आ गया होगा कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
क्या इससे पहले वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते? आपके मन में आएगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछा जाता है कि 1971 के समय में इंदिरा गांधी के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आंदोलन की। ये आंदोलन जो थे स्टूडेंट आंदोलन थे, यानी छात्र आंदोलन थे, लेकिन इनको समर्थन सभी वर्गों का मिलना शुरू हो चुका था। ठीक है, और ये आंदोलन जो थे ये गुजरात में हुए और बिहार में हुए। ठीक है, यानी गुजरात और बिहार में ये जो आंदोलन थे ये हुए थे। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो देखिए, गुजरात और बिहार दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। 1974 के जनवरी महीने में गुजरात के जो स्टूडेंट थे इन्होंने क्या करा, आंदोलन शुरू कर दिया। अब आंदोलन सरकार के खिलाफ था। समझिए, आंदोलन जो था किसके खिलाफ था? सरकार के खिलाफ था। अब सरकार के खिलाफ क्यों था? तो आपने अगर इतना पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस समय जो खाद्यान्न था उसकी कीमत बढ़ चुकी थी। खाद्यान्न संकट देश में था। खाद्य तेल हो गया या अन्य वस्तु जो थी, ये सारी चीजें जो थी काफी महंगी हो गई थी। सरकार की अगर हम देखें तो सरकार में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, करप्शन के भी आरोप लग रहे थे। तो इन स्टूडेंट ने क्या करा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, और जो बढ़ रही थी महंगाई उसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। अब आंदोलन जो हुआ इसमें बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो थी वो शामिल हो गई, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां होती है ना, जो विपक्षी पार्टियां होती है खासकर, उनको हमेशा ऐसे आंदोलन की मतलब तलाश रहती है कि कोई आंदोलन हो जाए जिसमें जनता सरकार के खिलाफ हो जाए और हम वहां पर जाके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें, यानी कि हम उसका फायदा उठा सकें। तो सारी जो राजनीतिक पार्टियां थी, जो विपक्ष था, वो सब इनके साथ आ गया, इनके सपोर्ट में आ गया। इन्होंने डिमांड शुरू कर दी कि गुजरात में राष्ट्रपति, इन्होंने डिमांड ये करी थी गुजरात में दोबारा चुनाव कराओ। ठीक है, दोबारा चुनाव कराओ। अब ऐसे में सरकार ने सोचा कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, तो उन्होंने उस आंदोलन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया था सरकार ने। ठीक है, विपक्षी दलों ने लेकिन ये नहीं माना। विपक्षी दलों ने ये कहा था कि भाई हमको गुजरात राज्य में दोबारा चुनाव चाहिए, दोबारा यहाँ पे चुनाव होने चाहिए। मोरारजी देसाई, ये वही मोरारजी देसाई हैं जो मन में सपना लिए बैठे थे प्राइम मिनिस्टर बनने का, लेकिन इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बना दी गई थी, जिसकी वजह से ये नाराज चल रहे थे। तो ये वही मोरारजी देसाई जो थे, इन्होंने तो ये कह दिया था अगर चुनाव दोबारा नहीं होंगे, नहीं कराए जाएंगे, तो वो भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, यानी कि वो भूख हड़ताल, अनशन शुरू कर देंगे। ठीक है, अब सरकार ने देखा भाई स्टूडेंट आंदोलन है, राजनीतिक पार्टियां शामिल हो गई हैं, अलग अलग वर्ग के लोग इसमें शामिल हो गए हैं, तो सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में आ गई थी। तो फिर सरकार ने दबाव में आकर 1975 में चुनाव करवा दिए। ठीक है, सरकार ने सोचा चलो चुनाव करवा देते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा चुनाव कराने के बाद? तो जाहिर सी बात है, जो जनता थी वो सरकार के खिलाफ थी, तो चुनाव हुए और सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, वो हार गई। अब गुजरात में कांग्रेस की सरकार हार चुकी है, तो ये तो गुजरात के आंदोलन हो गए। अब ये आंदोलन पहुंच गए बिहार, यानी बिहार में भी आंदोलन शुरू हो गए, स्टूडेंट के आंदोलन थे। तो इसको भी समझते। तो देखिए, मार्च 1974 में बिहार में भी स्टूडेंट ने क्या करा, आंदोलन शुरू कर दिया। कारण क्या था? बढ़ती कीमतें, महंगाई बढ़ रही थी, खाद्यान्न संकट था, देश में बेरोजगारी थी, देश में भ्रष्टाचार था। ठीक है, इसके खिलाफ जो स्टूडेंट थे वो इकट्ठा हो चुके थे। स्टूडेंट ने समाजवादी नेता जो थे जयप्रकाश नारायण, इनको भी इनविटेशन भेज दिया था, यानी इनको भी इन्होंने बुलावा भेज दिया था। और ये जो जयप्रकाश नारायण है, जिनको जेपी कहा जाता है वैसे तो शॉर्ट में, जेपी नारायण, उस समय ये सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे, लेकिन इनको स्टूडेंट ने बुलाया था तो ये कहीं ना कहीं वहां पे पहुंच गए। उन्होंने बोला ठीक है। आगे देखो हुआ क्या। जयप्रकाश नारायण इस समय समाज सेवी बन चुके थे, वो कहीं ना कहीं राजनीति में एक्टिव नहीं थे। इन्होंने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और ये आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने बोला ठीक है, मैं निमंत्रण को स्वीकार करता हूं, और आंदोलन में ही शामिल हो गए। लेकिन इन्होंने कुछ शर्तें रख दी। अब शर्त क्या रखी? तो जेपी नारायण ने शर्त ये रखी कि ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं इसमें लड़ाई झगड़ा, दंगा, हिंसा, आग लगाना, ये सब नहीं चलेगा। आंदोलन जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, हिंसा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो स्टूडेंट ने बोला ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरी शर्त ये रख दी कि ये आंदोलन जो है ना, तो बिहार में हो रहा है, लेकिन बिहार तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इस आंदोलन को हम बिहार से आगे बढ़ाएंगे, यानी पूरे देश में पहुंचाएंगे, दिल्ली में पहुंचाएंगे। ठीक है, यानी जीवन के हर क्षेत्र के लोग जो थे इस आंदोलन में आके जुड़ गए, क्योंकि जो जेपी नारायण थे ना, वो बहुत बड़ा नाम था उस समय। ठीक है,
बहुत बड़ा नाम। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय जब ये दिल्ली में गए थे आंदोलन को लेकर, तो इतनी भीड़ आई थी, इतनी भीड़ आई थी, मतलब लाखों की संख्या में लोग जो थे आंदोलन से जुड़ चुके थे। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात रखी थी, यानी संपूर्ण क्रांति, पूरे देश में इसको फैलाएंगे इस आग को, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जो थे, इन्होंने रेलवे के कर्मचारियों से भी बोल दिया कि आप भी आ जाइए, हमारी इस हड़ताल में शामिल हो जाइए, ठीक है। उनको भी कह दिया हमारी हड़ताल में शामिल हो जाओ। अब रेलवे के कर्मचारी अगर इसमें शामिल हो जाएंगे, जो जो डेली लाइफ के जो काम काज हैं वो पूरी तरीके से ठप होने का खतरा पैदा हो गया। क्योंकि अगर रेल नहीं चलेगी, रेलवे के कर्मचारी नहीं रहेंगे, तो आपको पता ही है देश में क्या होगा, हाहाकार मच चुका होगा, यही हालात हो जाएंगे। तो सरकार जो थी वो डर गई थी। क्यों? क्योंकि सभी जो थे वो सरकार के खिलाफ हो गए थे, ठीक है। तो 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया था, और सारी विपक्षी पार्टी जो थी उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है इंदिरा को हटाने का, वो भी जेपी के साथ आ गई। देश की राजधानी में ये अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। इतनी ज्यादा भीड़ जितनी यहाँ पे आपको दिखेगी आज तक कभी भी देश की राजधानी में नहीं आई थी। जयप्रकाश नारायण को विपक्षी पार्टियों का साथ मिल गया। जितनी भी विपक्षी पार्टी थी वो सारी की सारी पार्टियां जयप्रकाश नारायण के साथ आ गई थी। पूरी जनता जयप्रकाश नारायण के साथ आ गई थी। स्टूडेंट उनके साथ थे। हर वर्ग के लोग जो थे वो आंदोलन में जुड़ने लगे थे। तो ये सब हो रहा था, ठीक है। अब जेपी नारायण को किसने किसने सपोर्ट करा? तो देखो, भारतीय जनसंघ जो कहीं ना कहीं बीजेपी यहीं से निकली है, ठीक है, ये उसके साथ थी। कांग्रेस, ओ बोले तो सिंडिकेट वाला जो गुट था वो जेपी के साथ था, ठीक है। फिर जनता तो थी उनके साथ, क्योंकि भाई स्टूडेंट हो गए, हर वर्ग के लोग थे, वो तो उनके साथ थे। सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोकदल, ये जितनी पार्टी आपको दिख रही है सब जेपी नारायण के साथ आ गई। उन्होंने बोला हम आपको समर्थन देते हैं, और इंदिरा के खिलाफ हो गए, ठीक है। इन दलों ने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में देखा। इन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी को इस समय अगर कोई हटा सकता है या फिर उनकी जगह ले सकता है तो वो कहीं ना कहीं जेपी नारायण है, ठीक है। इन आंदोलनों को कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ माना गया, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है जिसके लिए माफी चाहता हूँ, ये माना गया है, ठीक है। तो ये हो गया था। आगे चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। इसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसका कोई फैसला आ गया था। वो फैसला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इसको भी समझना है। जेपी नारायण का समझ में आ गया कि जेपी नारायण ने आंदोलन शुरू कर दिया। स्टूडेंट तो उनके साथ है ही, सारा विपक्ष उनके साथ आ गया, जनता उनके साथ आ गई। दिल्ली में इन्होंने क्या कर दिया, अपना कहीं ना कहीं दिल्ली में इन्होंने रैली कर दी और बहुत भीड़ आ गई, इतना हमने समझा। इसी समय क्या होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यायाधीश थे, उनका एक फैसला आता है, यानी न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, ठीक है। इन्होंने एक फैसला सुनाया 12 जून 1975 को। क्या फैसला सुनाया था इन्होंने? इन्होंने फैसला ये सुनाया था कि इंदिरा गांधी जो है, इनका जो निर्वाचन हुआ है लोकसभा के लिए, ये अवैधानिक है, यानी गलत तरीके से इंदिरा गांधी चुनावों में जीत कर आई हैं, इलीगल तरीके से, गलत तरीके से, ठीक है। इन्होंने ये फैसला सुना दिया। ये फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर चुनाव याचिका में लिया गया था। यानी एक नेता थे, समाजवादी नेता, जिनका नाम था राजनारायण। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक याचिका डाली थी कोर्ट में कि इन्होंने गलत तरीके से अपना निर्वाचन करवाया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कोर्ट ने उस पर सुनवाई कर दी। कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं अवैधानिक है। याचिका इस बात पर थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल करा है, क्योंकि आपको पता होता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है और सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो निष्पक्ष होकर अपना काम करते हैं, ठीक है। सरकारी कर्मचारी किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का खुलेआम आपको प्रचार करते हुए नहीं नजर आएंगे। उनका काम है अपनी सरकारी जो नौकरी है नौकरी करना, उनका काम इलेक्शन का प्रचार करना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आरोप यही लगा था कि इंदिरा गांधी ने क्या करा था, इन सरकारी कर्मचारियों की जो सेवाएं हैं उसका गलत इस्तेमाल करा, कहीं ना कहीं चुनावी लाभ लिया उनसे। तो ये इन पे लग गया था आरोप, और इस पे सुना दिया कोर्ट ने फैसला। इसका मतलब क्या था फैसले का मतलब? इसका मतलब ये था कि इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रहेंगी, ठीक है। इतना बड़ा फैसला कि इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रहेंगी। अगर इंदिरा गांधी सांसद नहीं रहेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती हैं। ये तो इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला था। अब आगे देखो क्या होता है। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर दोबारा सांसद निर्वाचित अगर नहीं होती हैं
तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकेंगी, यानी 6 महीने का टाइम है, दोबारा से किसी सीट पे इलेक्शन लड़ो, ठीक है, और जीतो तो ठीक है, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह पाओगे। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर आंशिक रोक लगा दी, ठीक है, यानी कि ये मामला जो हाई कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया था उसके बाद मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए फैसला सुनाया गया था, कोई आम बात नहीं थी, बहुत बड़ा फैसला था ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इस मामले को अच्छे से सुना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, आंशिक रोक लगाई। आंशिक रोक यानी पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई। फैसला ये लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जब तक इस अपील पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, अब इस पे सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, और जब तक फाइनल सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक इंदिरा गांधी जो है वो सांसद जो है वो बनी रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो संसद के जो काम है उसमें भाग नहीं ले पाएंगी, यानी कहने का मतलब है प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन जो उनका काम है वो उस काम को ही नहीं कर पाएंगी। ये रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, यानी कुछ हद तक कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का बचाव हो गया था, कुछ हद तक। आगे देखो, संकट और सरकार, समझिए क्या क्या होता है। जयप्रकाश नारायण तथा अन्य विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने सीधा ये बोल दिया कि इंदिरा गांधी जो है वो इस्तीफा दे दें, ठीक है, उनकी कोई जरूरत नहीं है, इस्तीफा दे दें। सभी पार्टियों ने मिलकर 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन किया, ठीक है, बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। आज तक दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन यानी प्रोटेस्ट जो है नहीं हुआ था, और जेपी नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की डिमांड रख दी थी कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना पड़ेगा। पुलिस और सेना से भी इन्होंने कह दिया था कि वो भी सरकार की बातों को ना माने, हमारे साथ आ जाएं, हमारे आंदोलन में शामिल हो जाएं, क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो जाएंगे तो सरकार नहीं चल सकती बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हुआ। आगे देखो क्या होता है, सरकारी कर्मचारियों को भी कहा गया था कि सरकार के खिलाफ आ जाएं, इससे कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज जो था वो रुक सकता था, ठप हो सकता था। और इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई क्योंकि देश में ऐसा माहौल हो गया था। सरकार ने इन घटनाओं को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी, यानी देश में इमरजेंसी लगा दी। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, आगे आप चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर देख लेना, क्या ये सही डिसीजन था इंदिरा गांधी का देश में आपातकाल लगाने का? क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र में किसी को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार है सरकार के खिलाफ। अगर उसे लगता है कि सरकार कुछ गलत कर रही है तो वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकती है। तो ऐसे में क्या सरकार को इमरजेंसी लगा देनी चाहिए जो इंदिरा गांधी ने करी? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आगे देखो हुआ क्या, आपातकाल की घोषणा के बाद सारी शक्तियां जो थी वो केंद्र सरकार के हाथ में चली गई, ठीक है, इमरजेंसी लगा दी गई पूरे देश में। 25 जून 1975 की रात में प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी, ठीक है, घोषणा कर दी। राष्ट्रपति ने तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इमरजेंसी लगा दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे इमरजेंसी नहीं लगाई जाती, जो ये तरीका था। इमरजेंसी कैसे लगेगी भाई, देखो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन जो कैबिनेट है प्लस कैबिनेट, जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट के नेताओं को भी पता रहेगा, कैबिनेट भी इसको पास करेगी, सब मिलकर फैसला लेंगे, तब जाके प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उस पर क्या करेगी, उस पर प्रेसिडेंट लगा सकती है इमरजेंसी को। लेकिन इमरजेंसी का ये कारण नहीं हो सकता कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमने इमरजेंसी लगा दी, इस तरीके से इमरजेंसी नहीं लगती है, गलत था। तो ये करा गया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने बोल दिया ठीक है लगा देते हैं, इमरजेंसी लग गई। कैबिनेट को पता ही नहीं, कैबिनेट को सुबह अगले दिन पता लगा कि ऐसा ऐसा हो चुका है, देश में इमरजेंसी लग चुकी है। अब देखो क्या होता है, 25 जून 1975 को सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी और आर्टिकल 352 देश में लागू कर दिया, यानी 352 के तहत देश में इमरजेंसी लगा दी गई। आधी रात के बाद अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। अब अखबार के जो दफ्तर है बिजली काट दी है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे अखबार नहीं छपेंगे, ठीक है। सुबह मंत्रिमंडल को यह सूचना दी गई कि आपातकाल लग चुका है, जबकि कैबिनेट साथ में रहता है, कैबिनेट को पता होता है, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर फैसला लेते हैं कि इमरजेंसी लगानी है नहीं लगानी। कैबिनेट को तो पता ही नहीं है, उसको अगले दिन पता लग रहा है कि देश में इमरजेंसी लग चुकी है, यानी इंदिरा गांधी ने फैसला ले लिया। विपक्ष के जितने भी नेता थे जो सरकार के खिलाफ थे, यानी वो सभी नेता जो सरकार के खिलाफ थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उनको
गिरफ्तार करवा लिया गया, यानी पुलिस को बोल दिया कि इनको उठाओ सबको, जितने भी आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो आपातकाल लग चुका है देश में, आपातकाल के परिणाम क्या हुए इसको समझना है बहुत ध्यान से। यहाँ पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से। तो आपातकाल के क्या परिणाम हुए इसको देखो। जैसे ही पता लगा देश में इमरजेंसी लग गई है, तो कहीं ना कहीं विरोध जो था वो अचानक रुक गया, यानी अचानक से विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जो था वो रोक दिया गया। जितने भी विपक्षी नेता थे जो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन था उसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, उन सबको जेल में डाल दिया। यानी कि इंदिरा गांधी ने बोला अब करो आंदोलन। हड़ताल जो थी उस पर रोक लगा दी, कोई भी हड़ताल नहीं कर सकता है। प्रेस की आज़ादी पे रोक लगा दी, यानी मीडिया कुछ भी नहीं छापेगी, न्यूज़पेपर कुछ नहीं छाप सकते हैं, न्यूज़ चैनल कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं दिखा सकते हैं। निवारक नज़रबंदी का बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और यानी कि लोगों को निवारक नज़रबंदी के तहत जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। आरएसएस संगठन हो गया, जमाते इस्लामी संगठन हो गया, इनको पूरी तरीके से उस समय बैन कर दिया गया था। और मौलिक अधिकार भी कहीं ना कहीं निष्प्रभावी हो चुके थे, ठीक है, क्योंकि लोगों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं भाई, ऐसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन यहाँ पे सब कुछ हो चुका था। आगे देखो क्या होता है, आपातकाल का विरोध। अब ये जो इमरजेंसी लगा दी है सरकार ने, इसका विरोध क्या किसी ने करा ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, पेपर में पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो देखिए आपातकाल का विरोध किसने करा। जो इंडियन एक्सप्रेस है और जो स्टेटमेंट है, ये न्यूज़पेपर है इंडिया में, ठीक है, ये न्यूज़पेपर थे। इन्होंने क्या करा, प्रेस सेंसरशिप का विरोध करा, यानी जो प्रेस है, जो मीडिया है, कहीं ना कहीं प्रेस पे इन्होंने जो बैन लगाने का प्रयास किया था या बैन लगाया था, उसका इन्होंने विरोध करा। इन्होंने बोला देश में लोकतंत्र है, मीडिया जो होता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया थोड़ी ही उसको रोक दोगे तुम कि न्यूज़ मत दिखाओ, ये मत करो। तो यहाँ पे ये सब जो हुआ था इसका विरोध किया गया। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी जो मैगजीन थी, जो पत्रिकाएं थी, इनको बंद हो गई, इन्होंने अपने आप को बंद कर दिया, छापना ही बंद कर दिया उस दौरान। उस समय में राइटर थे जिनका नाम था शिवराम कारंत, दूसरे जो राइटर है इनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। इन्होंने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी जो पदवी थी वो लौटा दी, यानी इन्होंने अवार्ड लौटा दिए, जो इनको अवार्ड मिले हुए थे इन्होंने अपने अवार्ड लौटा दिए, ठीक है। और इन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या माना और कहीं ना कहीं इस इमरजेंसी का इन्होंने विरोध करा, ठीक है। सबका अपना विरोध करने का तरीका होता है, तो इन्होंने इस तरीके से इसका विरोध करा। आगे देखो आपातकाल के समय जो विवाद थे उसको समझते हैं, यानी आपातकाल के समय के जो विवाद हैं उसको समझते हैं। तो देखिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो थी उसके फैसले के लिए संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया। अब देखो सरकार ने यहाँ पे क्या करा, देश में इमरजेंसी लगा दी है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई हड़ताल नहीं हो सकती, ठीक है, कोई भी नेता सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता, जो नेता खिलाफ थे सबको उठवा दिया, जेल में डलवा दिया, लोगों को जेल में डलवा दिया। सरकार पूरा मतलब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल यहाँ पे कर रही थी। अब ऐसे में जो हाई कोर्ट ने कभी फैसला सुनाया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, इन्होंने क्या करा, संविधान में ही संशोधन कर दिया, यानी इस कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया और ये कह दिया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके पद को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब है अगर प्रेसिडेंट कुछ गलत करता है, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कुछ ऐसी चीजें करता है, तो उनके पद को चुनौती ही नहीं दी जा सकती है। ये फैसला हो गया था, ठीक है, कहीं ना कहीं ये संशोधन कर दिया गया। आपातकाल के दौरान संविधान का 42वां संशोधन हुआ, जो बहुत बड़ा संशोधन है, इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेकों हिस्से में बदलाव कर दिए। कहीं ना कहीं सरकार ने, आज आप सुनते हो ना कई बार कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, सरकार ऐसे कर रही है, सरकार तानाशाही कर रही है, दुनिया भर की चीजें आज के समय में हम सुनते हैं, तो यहाँ पे भी वो चीजें हो रखी हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रखा है ऐसा, तो फिर भी बाद में कभी नहीं हुआ है। आगे देखो क्या होता है, ये संशोधन जो हुआ था ये बहुत ही विवादित था। आज भी अगर कभी विवादित संशोधन का नाम आता है तो इसका नाम आता है 42वां संशोधन, जिसमें सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी कर दी थी जो कि गलत थी। इस दौरान विधायिका का जो कार्यकाल था वो 5 साल का होता था, हम सभी जानते हैं, उसको बढ़ा दिया गया और 6 साल का कर दिया गया, ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत था, बिल्कुल ही गलत था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे की गई। अब देखो आगे शाह जांच आयोग बनाया जाता है। होता क्या है कि जब इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है, बाद में दूसरी सरकार आती है, तो इमरजेंसी के दौरान जो गड़बड़ी हुई थी, इमरजेंसी के दौरान जो जो गलत हुआ था, उसके लिए एक जांच आयोग बनाया जाता है
जिसका नाम था शाह जांच आयोग। इसको समझते हैं इसने क्या करा। तो देखिए, बाद में आती है जनता पार्टी की सरकार, यानी कि बाद में इलेक्शन होते हैं, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी हार जाती है, नई सरकार आती है। तो इस सरकार ने क्या करा, मई 1977 में एक जांच आयोग का गठन करा जिसका नाम था शाह जांच आयोग। ये क्या थे, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, ठीक है, एक्स न्यायाधीश थे, जिनका नाम था जेसी शाह। इनकी अध्यक्षता में इन्होंने ये जो आयोग था ये बनाया था। और इस आयोग का काम क्या था, इस आयोग का काम ये था कि जो इमरजेंसी देश में लगाई गई थी उस समय जो अति हुई थी, यानी जो लोगों के साथ गलत हुआ था, जो कदाचार हुआ था, जो सरकार ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करा था, सत्ता का दुरुपयोग करा था, उसकी जांच करना था, ठीक है, इसका काम था। आयोग ने विभिन्न साक्ष्यों की जांच करी। आयोग ने क्या करा, जो जो सबूत इकट्ठा करे थे उसकी जांच करी, हजारों गवाहों के बयान दर्ज करे और इंदिरा गांधी का बयान लेने का भी प्रयास करा। लेकिन इंदिरा गांधी ने वहां पे गई, पर इंदिरा गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा गया वो चुप रही, उन्होंने कुछ बोला नहीं, ठीक है। आगे देखो, इमरजेंसी के दौरान क्या क्या गलत हुआ। तो सत्ता का दुरुपयोग करा, यानी सरकार के पास जो शक्तियां थी, सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करा। लोगों के साथ जातियां हुई, लोगों को जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। विपक्षी नेता 676 नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जबरन लोगों की नसबंदी शुरू कराई जाने लगी, यानी इस समय में लोगों की नसबंदी जबरन करा दी गई, ठीक है, पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई जा रही थी। लोगों को कमीशन पे रखा हुआ था कि पकड़ के लाओ, 2-4 नसबंदी कर दी जाएगी। दिल्ली में झुग्गियां उजाड़ दी गई इस समय में, और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोगों की तो उस मतलब डेथ भी हो गई थी वहां पे, ठीक है। तो ये सब हुआ था गलत गलत। अखबार के जो दफ्तर थे उनकी बिजली काट दी गई, यानी कि उनको कहीं ना कहीं रोका गया काम करने से। संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, सरकारी काम में दखलंदाजी करी, जबकि किसी पोस्ट पे नहीं है ये, केवल उनके बेटे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने गलत करा। प्रेस सेंसरशिप लगाई गई, निवारक नजरबंदी का इस्तेमाल किया गया। लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाने की इजाजत नहीं थी, लोग अदालत में नहीं जा सकते थे। ये हुआ था उस समय, ठीक है। तो ये इमरजेंसी के दौरान हुआ, इमरजेंसी हो गई, सब कुछ हो गया। अब आगे देखते हैं आपातकाल का सबक क्या होता है, ठीक है। आपातकाल का जो सबक है ना, इस टॉपिक को हम लास्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी हो गई, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद होते हैं देश में चुनाव, ठीक है। चुनाव, चुनाव में क्या परिणाम होता है ये समझना है। तो देखिए, जनवरी 1977 में चुनाव कराने का फैसला लिया गया कि हम क्या करते हैं, देश में चुनाव करा लेते हैं। सभी नेता जो जेल में थे उनको रिहा कर दिया गया कि चलो भाई अब जेल से बाहर निकलो, अब चुनाव लड़ो। मार्च में चुनाव हुए। जो विपक्ष था उसके पास तैयारी करने का ज़्यादा टाइम मिला नहीं, क्योंकि सारे नेता तो जेल में बंद थे। जेल से बाहर आएंगे तो थोड़ा भाई खाएंगे पिएंगे, थोड़ा देखेंगे, देश को समझेंगे, तो ये सब था, ज़्यादा टाइम मिला नहीं इनको। चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी जो थी वो एक साथ मिल गई और इन्होंने जनता पार्टी बना ली, क्योंकि सभी पार्टियों ने समझ लिया था कि इंदिरा गांधी ने देश में क्या करा है, माहौल जो है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ है। तो सबने मिलकर एक पार्टी बना ली जिसको जनता पार्टी कहते हैं। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व सौंपा कि आप आ जाइए और हमारी लीडरशिप कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व करिए, ठीक है। कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के खिलाफ थे, यानी कांग्रेस के सभी नेता इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं करते थे, कई नेता ऐसे थे जो आपातकाल के खिलाफ थे, उन्होंने भी जनता पार्टी को सपोर्ट करना शुरू करा और जनता पार्टी में शामिल हो गए, ठीक है। जगजीवन राम जो थे, इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। अब ये जो पार्टी बनाई थी इन्होंने, तो अकेले ये भी क्या करेंगे, तो इन्होंने भी क्या करा, ये भी जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ने चुनाव प्रचार में जो इमरजेंसी के दौरान जो लोगों के साथ गलत हुआ था वो जनता के सामने रखना शुरू कर दिया। जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, क्योंकि जनता जो थी वो कांग्रेस से नाराज थी, उन्होंने जनता पार्टी को वोट दिया, जनता पार्टी जीत गई। अब चुनाव का परिणाम क्या हुआ, जनता पार्टी जीत गई, सीधी सीधी बात है। तो आज़ादी के बाद पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब से देश आज़ाद हुआ था पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र से कांग्रेस की सरकार चली गई, यानी कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। लोकसभा में 154 सीटें मिली हैं, वोट जो है 35% कम मिले थे। जनता पार्टी और उसकी जो सहयोगी पार्टी थी इनको 330 सीटें मिल चुकी थी, ठीक है, और अकेले जनता पार्टी को 295 सीट मिली थी। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस केंद्र से अपनी सरकार नहीं बना पाई, यानी केंद्र में सरकार नहीं बना पाई, कोई दूसरी पार्टी आ गई, उसने सरकार बनाई, वो भी इतनी ज़्यादा सीटें लेकर। पहली बार ऐसा हुआ था। क्यों हुआ था, इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी नहीं लगाई होती,
लोगों के साथ ये सब नहीं करा होता तो ऐसा नहीं होता। आगे देखो, उत्तर भारत में कांग्रेस का ज्यादा बुरा हाल था। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, यहाँ पर एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। कांग्रेस को राजस्थान, एमपी में केवल एक एक सीट मिली। सोचो कितने बुरे हाल हो चुके थे। ठीक है, ये देखो मैप, बहुत ध्यान से देखो, जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे कांग्रेस आपको दिखेगी, और बाकी सारी जगह आपको कौन दिख रही है? जनता पार्टी। फिर भी दक्षिण भारत में देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझना था। आगे देखो, इंदिरा गांधी जो थी रायबरेली से चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई। इनका बेटा था संजय गांधी, अमेठी से चुनाव लड़ा था। ठीक है, वो भी चुनाव हार गए। महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में यहाँ पे कांग्रेस कई सीटें जीती। उत्तर भारत का मध्य वर्ग जो था वो कांग्रेस से दूर जाने लगा था। ठीक है, कांग्रेस को उन्होंने वोट नहीं दिया। इमरजेंसी में जो हिंसा हुई थी इसका नतीजा था 1977 का चुनाव परिणाम। जो जो इमरजेंसी में गलत हुआ था कहीं ना कहीं उसका फल यहाँ पे मिल चुका था। ठीक है, आगे देखते हैं। जनता पार्टी ने सरकार बनाई। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, ऐसा देश में पहली बार हुआ था। ठीक है, अब पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार है इसको समझ लेते हैं, बाद में हम आपातकाल का सबक जो टॉपिक है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार आ जाती है देश में, जिसको जनता पार्टी की सरकार कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए 1977 का चुनाव जो था जनता पार्टी जीत गई, लेकिन उसमें तालमेल नहीं था, क्योंकि सारी पार्टियां अलग अलग विचारधारा आपस में जुड़ गई हैं। उनका एक ही मकसद था, इंदिरा गांधी को हराना। इंदिरा गांधी हार चुकी है, अब इनकी आपस में थोड़ी बनती है। अब यहाँ पे लड़ाई होने लगी आपस में ही। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा भाई? प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई मच गई, होड़ मच गई। मोरारजी देसाई जो बचपन से ही सपना लेके बैठे थे कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ये आगे आ गया कि भाई मैं बनूंगा। दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थे, इन्होंने बोला भाई मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। फिर बाबू जगजीवन राम थे, इन्होंने बोला मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। और आपस में इनकी बन नहीं रही थी, तीनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं था कि तीनों को ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो इनके बीच में विवाद हुआ। लेकिन अंत में डिसाइड ये हुआ कि मोरारजी देसाई जो हैं बेचारे बहुत समय से प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, तो चलो इनको मौका दे दिया जाता है, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के बाद इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, यानी मोरारजी देसाई। ठीक है, अब समझते हैं आगे क्या होता है। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन गए, पर पार्टी में खींचातान तो चलेगी ना कहीं। पार्टी में थोड़ी मतलब समझौता हो गया है, कहीं ना कहीं खींचातान जो थी वो चल रही थी। पार्टी के आलोचकों ने कहा था कि जनता पार्टी के पास कोई दिशा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई कार्यक्रम ही नहीं है। क्या करना है देश के लिए? कुछ है ही नहीं मतलब इनके पास। जनता पार्टी कुछ समय के बाद बिखर गई, सब इधर उधर भगने लगे। मोरारजी देसाई की सरकार जो थी 18 महीने में गिर गई। दूसरी सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी थी, चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन वो भी कुछ समय तक ही सरकार में रह पाए, उनकी भी सरकार चली गई। ठीक है, यानी कि कांग्रेस ने क्या करा, समर्थन वापस ले लिया चौधरी चरण सिंह को। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह के साथ बहुत गलत करा। कांग्रेस ने क्या बोला, पहले इनको लालच दिया कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। तो ये भी खुश हो गए, प्राइम मिनिस्टर बने। 4 महीने बाद इन्होंने क्या करा, सपोर्ट वापस ले लिया और इनकी सरकार भी गिर गई। फिर 1980 के जनवरी में लोकसभा के चुनाव कराने पड़े, जो कि 1977 में अगर सरकार बनी थी तो 5 साल चलनी थी, लेकिन 5 साल नहीं चल पाई, बीच में ही कहीं ना कहीं सरकार गिर गई। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई 1980 में दोबारा से हमको क्या करवाना है, चुनाव करवाना है। इस चुनाव में जनता पार्टी जो थी वो बुरी तरीके से हार गई। कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी जो थी वो 353 सीटें लेकर वापस से जीत गई। और मतदाता जो थे, जो एक समय में इंदिरा गांधी से नाराज थे, वो वापस इंदिरा गांधी की तरफ आ गए। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके थे कि जो दूसरी पार्टी आई है, जनता पार्टी आई है, उसके पास कोई भी उसके पास मतलब कोई दिशा नेतृत्व तो है ही नहीं, उल्टा सीधा बस आपस में लड़े जा रहे हैं, मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा, ये चल रहा था। तो इसलिए लोग नाराज थे। तो यहाँ पे मतदाता ने दिखाया कि जिस सरकार के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कलह आएगा, जिस सरकार के अंदर कलह हो तो मतदाता क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसको भारी दंड देते हैं, यानी उसको चुनाव में हराकर उन्होंने भारी दंड दिया। ठीक है, 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा बहुत ज्यादा हमारी राजनीति पे चला। बिहार में ओबीसी आरक्षण के लिए शोर मचा, लोग इसके लिए सड़कों पे आए। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग की नियुक्ति करी थी। ये बात चल रही है
जनता पार्टी ने जाने से पहले ये काम कर दिया था, ठीक है, मंडल आयोग बना दिया था। मंडल आयोग जो था, इसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी प्रसाद मंडल, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। काम क्या था इस आयोग का? काम था कि पिछड़ी जाति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ओबीसी आरक्षण वगैरह के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब एक और टॉपिक है, इसके बाद हम सबक वाला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। 1974 में रेल हड़ताल हो गई, तो रेलगाड़ी चलना बंद हो जाए तो सोचो क्या होगा। एक दिन 2 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए बंद हो जाए तो सोचो सारा अर्थव्यवस्था जो देश की है वो ठप हो जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो 1974 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। रेलवे कर्मचारी के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति जो थी उसमें जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों ने एक हड़ताल का आह्वान कर दिया था कि ये हड़ताल करेंगे। मांग क्या थी? बोनस और इनकी सेवाओं से जुड़ी जो शर्तें थी उसको लेकर सरकार पे दबाव बनाना चाह रहे थे। सैलरी से रिलेटेड भी कुछ मांगे थी, तो ये सब चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डिटेल में आप पढ़ लेना, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में जो मैं आपको बता रहा हूँ। रेल की जो हड़ताल हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी, ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, बस आपको इतना याद रखना है। अब एक टॉपिक बच गया था जो हमने छोड़ दिया था, लास्ट टॉपिक है, और यहाँ से आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। टॉपिक क्या था? टॉपिक था हमारा आपातकाल के सबक, यानी जब देश में इमरजेंसी लगाई गई तो इमरजेंसी खत्म हो गई, उसके बाद क्या सबक मिला? आपातकाल ने कुछ सिखाया हमको या नहीं सिखाया? तो बिल्कुल सिखाया। तो देखिए आपातकाल ने क्या सिखाया समझते हैं। ये सिखाया आपातकाल ने कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन है, यानी भारत से लोकतंत्र को खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है। इमरजेंसी लगा दी, तानाशाही आ गई, लेकिन लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ, ठीक है, पहली चीज। फिर आपातकाल अब अंदरूनी गड़बड़ी बताकर नहीं लगाया जा सकता, जैसा कि इंदिरा गांधी ने क्या करा था, अंदरूनी गड़बड़ी बता दी, देश में सरकार को गिराया जा सकता है, ऐसा वैसा, ये सब कहानी बता के उन्होंने जो इमरजेंसी लगा दी, अब नहीं लगाया जा सकता, ये सबक मिला, ठीक है। अब कब लगाया जाएगा देश में इमरजेंसी? जब मान लो देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, बहुत भयानक लड़ाई झगड़ा दंगा हो जाए, ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कोई प्रोटेस्ट कर रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है, ठीक है, ये सबक मिला। आपातकाल की घोषणा की सलाह जो है वो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगी। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रपति को बोला इमरजेंसी लगा दो, राष्ट्रपति ने बोला हाँ लगा दी, ऐसे नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट मंत्रिपरिषद आपस में बातचीत करेंगे, सलाह करेंगे, लिखित में राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तब लगेगी इमरजेंसी। नागरिक अब अपने अधिकारों के लिए ज्यादा सचेत और ज्यादा जागरूक हो गए थे, ठीक है। आपातकाल के बाद बहुत सारे संगठन बन चुके थे जो कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों के प्रति उनको जागरूक कर रहे थे, तो ये हमें सबक मिले, ठीक है। यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर दें, और आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। देखो मैं बहुत जल्दी आपके लिए बना रहा हूँ सारे सब्जेक्ट, और कोशिश करूँगा सारे के सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह जितने चैप्टर हैं बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, जल्दी से जल्दी कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।